नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं RS 2015 में जो RS की 2015 में जो एग्ज़ाम लगी थी उसका पेपर 3rd। तो आइए पहले क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि हमारे यहाँ पेपर डिस्कस करने का क्या लाभ होगा, क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका क्या आपको फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि पुराने पेपर डिस्कस करने से हमें क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं उसकी प्रकृति का पता चलता है। क्वेश्चन किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आरपीएससी द्वारा, कैसे क्वेश्चन आरपीएससी पहले पूछ रही है, उस आधार पर हम अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। और आरपीएससी 2 नंबर में कैसा फैक्ट पूछ रही है, 5 नंबर में कैसा फैक्ट पूछ रही है, 10 नंबर में कैसा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कैसा लिखना है, ये हमें इससे लाभ होंगे डिस्कशन करने से। तो आइए हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उल्लिखित पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित प्रावधानों की गणना कीजिए। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, भारत के डीपीएसपी में अनुच्छेद 48 में पर्यावरण के संरक्षण की बात कही गई है, वन्य जीवों के संरक्षण की बात की गई है। और साथ में मूल कर्तव्य में भी पर्यावरण की रक्षा की और वन्य जीवों की रक्षा की बात कही गई है। 2 जगह भारतीय संविधान में पर्यावरण के संरक्षण की बात कही गई। यहाँ पे हमें डीपीएसपी में अनुच्छेद 48 में जो बात लिखी गई है वो बतानी है। नेक्स्ट है, भू राजनीति से आप क्या समझते हैं? जियो पॉलिटिक्स एक विशेष भू क्षेत्र में जो विभिन्न देश है, उन देशों के द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना, दूसरे देशों से अपनी शक्तियों को मनवाना और एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये सारा भू राजनीति में चलता रहता है। ये भू परिदृश्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्वतंत्र पार्टी के सामाजिक आर्थिक आधार को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, राजस्थान में जब 1952 में प्रथम चुनाव हुए उसके बाद में स्वतंत्र पार्टी का गठन हुआ। तो स्वतंत्र पार्टी के गठन के आधार की, सामाजिक और आर्थिक आधार की बात करें तो सबसे पहले तो इसमें जो सदस्य थे, इसके द्वारा जो एमएलए चुने गए वे सभी राजा महाराजा और धनी परिवारों से संबंधित थे, जो कि जमींदार जागीरदार लोग थे, वह इसके सदस्य थे, धनी लोग इसके सदस्य थे। इसका सामाजिक आर्थिक आधार है। नेक्स्ट है, पद्मश्री 2016 से सम्मानित राजस्थान के व्यक्तियों के नाम लिखिए तथा उनसे संबंधित क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। इसमें हमें 2 से लेकर 4 राजस्थान के जिन लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिला उनके नाम का और उनके कार्य का उल्लेख करना है। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची क्या है? जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, भारत के संविधान में प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इस अनुसूची में यह प्रावधान किया गया है कि इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद डाले जाएंगे, जो अधिनियम इसके अंतर्गत डाले जाएंगे, उनका न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता। हालांकि 1973 के केशवानंद भारती वाद में न्यायालय ने कहा कि 1973 के बाद में जो भी इसमें डाले गए उनका सबका हम रिव्यू कर सकते हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। तो इसका उद्देश्य यह था कि जो शुरू में भूमि सुधार अधिनियम लागू किए गए थे, संपत्ति का अधिग्रहण की बातें लागू की गई थी, उनको जमींदार लोग कोर्ट में जाके चैलेंज कर देते थे। इस कारण ये भूमि सुधार अधिनियम लागू नहीं किए जाते, इस कारण ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट है, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ गए, 50 शब्दों में आंसर देना। राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं में महिला आरक्षण के प्रभाव की विवेचना कीजिए। अब दोस्तों, इसमें ये तो सबको पता है कि महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है, 1/3 आरक्षण का प्रावधान है। इसके अलावा राज्य कितना भी आरक्षण दे सकता है, तो राजस्थान में 50% आरक्षण दिया गया है। तो इसका जो प्रभाव है उसके बारे में हमें बात करनी है। तो सबसे पहली तो बात है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला।
गांव में महिलाओं की बात को वजन दिया जाने लगा। महिलाएं अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, महिलाएं समाज का नेतृत्व कर रही हैं, और राजस्थान की महिलाओं का जो शोषण होता था वह शोषण कम होने लग गया है। और भी बहुत सारे इसके आरक्षण के प्रभाव है, जैसे दलित जातियों की महिलाओं को भी अगर वह पंचायत प्रमुख सरपंच वगैरह बन जाती है तो उनको सम्मानित स्थिति प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लिखित राजनीतिक न्याय से आप क्या समझ सकते हैं, क्या समझते हैं? तो दोस्तों, जैसे कि भारत के संविधान में की जो प्रस्तावना उद्देशिका है उसमें राजनीतिक न्याय की बात है, क्योंकि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय की बात की गई है। तो राजनीतिक न्याय से संविधान का अर्थ ये था कि सभी लोगों को चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता होगी, यानी कि कोई भी किसी भी आधार पर, ना तो आर्थिक आधार पर ना सामाजिक आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, वह चुनाव लड़ सकते हैं। और दूसरा, सभी लोगों को मत देने का अधिकार, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया, कि किसी प्रकार से भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी बात से मत देने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इन दोनों को हम राजनीतिक न्याय, इन दोनों के कंटेक्स्ट में हम कह सकते हैं कि लोगों को राजनीतिक न्याय प्राप्त हुआ है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, और भी किसी प्रकार की बाध्यता नहीं, बस भारत का नागरिक होना चाहिए, और जो निर्दिष्ट योग्यता संविधान में दिखाई गई है वो यहाँ पर होनी चाहिए। नेक्स्ट है, भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रतिपादित पब्लिक ट्रस्ट सिद्धांत क्या है? पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। दोस्तों ये आप पढ़ के देख लेना, इसका तो मुझे पता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्धोत्तर काल में नवीन विश्व व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। दोस्तों, शीत युद्ध जो कि बिना हथियारों के लड़ा गया एक वैचारिक युद्ध था, तो उसकी समाप्ति हम बर्लिन की दीवार गिरने के बाद उसकी समाप्ति मानते हैं 1991 के बाद। उसके बाद की जो विश्व व्यवस्था, उसकी प्रमुख विशेषता है, सबसे पहले तो अब एक ध्रुवीय विश्व हो गया है, यानी कि एक ही महाशक्ति बची है, सिर्फ अमेरिका। हालांकि विश्व बहुत ध्रुवीयता की ओर बढ़ रहा है, जैसे रशिया, भारत, चाइना आदि अन्य शक्तियों का भी बढ़ रही है। इसके अलावा बहुत सारे देश आर्थिक महाशक्तियों के रूप में उभर रहे हैं, जैसे चाइना, भारत, ब्राज़ील, जर्मनी इत्यादि देश। और इसके अलावा जो खाड़ी क्षेत्र है उस क्षेत्र में भी संघर्ष बढ़ता जा रहा है, एथनिक कम्युनिटियों का संघर्ष बढ़ता जा रहा है, और भी बहुत सारी विशेषताएं जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नवोन्मेष विश्व व्यवस्था में किसकी क्या दादागिरी चल रही है, किसकी नहीं चल रही है। नेक्स्ट है, लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के एक साथ निर्वाचन करवाने के पक्ष में दिए गए तर्कों का उल्लेख कीजिए। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये, लोकसभा और राज्यसभा का अगर एक साथ निर्वाचन होता है तो उसके पक्ष में दिए गए तर्क हमें हम बताने। सबसे पहला तर्क यही है कि सरकारी मशीनरी का जो खर्च होता है बहुत ज़्यादा, वह खर्च कम हो जाएगा। दूसरा, बार बार आचार संहिता लगती है, वह आचार संहिता एक बार लगेगी तो विकास के कार्यों में रुकावट नहीं आएगी। दूसरा, जनता को भी बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा, और एक ही बार में उसे 2 सरकारें चुनने का अवसर मिलेगा। और भी इसके बहुत सारे पक्ष में तर्क दिए जा सकते हैं, जैसे कि सुरक्षा बलों को बार बार स्थानांतरण, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसों की बहुत ज़्यादा बचत होगी, इसके अलावा समय की बहुत ज़्यादा बचत होगी। और भी हम तर्क यहाँ पे रख सकते हैं। अब आ रहे 10-10 नंबर वाले क्वेश्चन। बोम्मईवाद के निर्णय में उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 356 के प्रयोग पर संस्थापित रक्षोपायों का विवेचन कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, 1993 में SR बोम्मई वर्सेस कर्नाटक स्टेट में सबसे पहले तो SR बोम्मई कर्नाटक के CM थे, तो उनको 356 के अंतर्गत उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया था। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में
याचिका दायर की। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा कि 356 का प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में करना चाहिए। जैसे और साथ ही इसने 2-4 मूल विशेषताओं की बात की। वह संघीय ढांचा, भारतीय संविधान की मूल विशेषता, सरकार इसको बार बार छेड़खानी ना करे, और जैसे कि किस आधार पर सरकार 356 का प्रयोग कर सकती है और किस आधार पर उस सरकार को हटा नहीं सकती है। जैसे राज्यपाल को निर्देश दिया गया कि विधानसभा में बहुमत परीक्षण का आदेश राज्य भवन में न होकर विधानसभा में होना चाहिए। दूसरा कि 356 का प्रयोग जैसे पंथ निरपेक्षता का उल्लंघन हो, और भी बहुत सारे राज्य निर्देशों का पालन नहीं करते। जैसे 365 के अंतर्गत राज्यों को जो निर्देश दिए गए अगर वो उनका पालन नहीं कर रहे तो संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन माना जाता है। तो इसका प्रयोग करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि जो आधार दिए गए वह उच्चतम न्यायालय ने 5 से 10 आधार बताए, उन आधारों की यहाँ पे चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट है राजस्थान के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन दोस्तों, राजस्थान सरकार और सिंगापुर सरकार के मध्य जो समझौता हुआ था उस टाइम पे उसके बारे में हमें लिखना है। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो करंट भी हमारे सिलेबस में पेपर 3 में, तो ये भी ध्यान रखना होगा हमें। इसके प्रमुख बिंदुओं के हमें ध्यान रखना होता है। शीत युद्ध के अंत के पश्चात भारत की विदेश नीति में आए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण कीजिए। दोस्तों, शीत युद्ध के बाद विदेश नीति में आए महत्वपूर्ण परिवर्तन, ये इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है और विदेश नीति से संबंधित क्वेश्चन। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई विदेश नीति में क्या क्या परिवर्तन आए। शीत युद्ध समाप्त हो गया, एक ध्रुवीय विश्व हो रहा, तो अब कूटनिरपेक्षता जो भारत की नीति थी उसमें थोड़े थोड़े बदलाव लाने शुरू कर दिए। इसके बाद 1991 से हमने LPG सुधार शुरू कर दिए। साथ में हमने अमेरिका से भी 2008 में आके परमाणु समझौता कर लिया। इसके अलावा हमने रसिया से सभी से लोगों से संबंध बनाने शुरू कर दिए। अब हम किसी गुट की तरफ नहीं झुक रहे थे। धीरे धीरे हमारे सभी देशों से संबंध हम बनाने लग गए थे। और विदेश नीति में आए महत्वपूर्ण परिवर्तन, कम से कम हमें 10 पॉइंट यहाँ पे लिखने हैं। तो 10 पॉइंट लिखने के लिए सबसे पहले बात यहाँ पे हम ये करते हैं कि भाई शीत युद्ध का अंत हुआ तो भारत की विदेश नीति में अब भारत को यह डर नहीं रहा कि भाई किसी एक देश के गुट में जाने की बात रहेगी, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए भारत ने सभी देशों के साथ संबंध बनाकर सभी देशों से एकजुटता की बात की और सभी देशों से संबंध स्थापित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिक समाज की बढ़ती भूमिका का विवेचन कीजिए। दोस्तों, सबसे पहली बात है सिविल सोसाइटी होती क्या है। सिविल सोसाइटी नागरिकों के जो संगठन होते हैं, नागरिकों के जो छोटे ऐसे बहुत सारे संगठन होते हैं जो नागरिकों के पक्ष में आवाज़ उठाते हैं, सरकार से उनकी बात मनवाने के लिए सरकार से बात करते हैं, उनको नागरिक संगठन कहा जाता है। तो इन नागरिक समाज के जो संगठन हैं उनकी क्या भूमिका है हमें यहाँ पे बतानी है। सबसे पहले बात यह कि प्रशासन में इनकी क्या भूमिका है। जैसे जैसे जातीय संगठन होगी, क्षेत्रीय संगठन होगी, ये संगठन एकजुट होकर लोगों की आवाज़ सरकार के सामने रखते हैं। तो जैसे सरकार के सामने रखते हैं, सरकार के ऊपर दबाव बनने लग जाता है कि भाई इनके पक्ष में नीति बनानी होगी, अगर नहीं बनाई तो ये हमारे लिए चुनौती का कार्य करेंगे। इसलिए सबसे पहली बात ये है कि भाई ये प्रशासन में इनका हस्तक्षेप इस तरीके से हो रहा है, और भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन के उपकरण के रूप में। अब सेकंड पार्ट पे आ गए हम। सेकंड यूनिट लोक प्रशासन से संबंधित है और प्रबंधन से संबंधित। सामाजिक परिवर्तन के उपकरण के रूप में लोक प्रशासन के 2 लक्षण लिखिए। दोस्तों, लोक प्रशासन समाज में उचित परिवर्तन लाने के लिए लोक प्रशासन इनकी लोक सेवाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। दलितों का उत्थान करने में बहुत योगदान होता है, महिला सशक्तिकरण में इनका बहुत योगदान होता है। नेक्स्ट, नव लोक प्रबंधन की 3E अवधारणा को संक्षेप में समझाइए। ये
लोक प्रशासन से संबंधित है, आप इसको पढ़ के आप आराम से बता सकते हैं। मैक्स वेबर द्वारा बतलाए प्राधिकार के विभिन्न प्रकार क्या हैं। अथॉरिटी के किन किन प्रकार के होते हैं, मैक्स वेबर ने जो बताया वो यहाँ पे हमें बताने। एक तो भाई जो किस प्रकार की अथॉरिटी होती है, जो जनता से अधिकार प्राप्त करे। एक है बिना जनता के अधिकार जनता प्रशासन करने के लिए हो, वो हमें यहाँ पे बताना। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण की 2 विधियाँ लिखी। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण दोस्तों, प्रशासन अगर कार्यपालिका गलत निर्णय लेता है, कार्यपालिका प्रशासन जो गलत निर्णय लेता है तो न्यायालय पर उसमें अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है। दूसरा, अगर ऐसे कोई विधि नियम बना देता है जो कि भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं हो तो न्यायालय उस पर रोक लगा सकता है, उसको अवैध घोषित कर सकता है। विकास प्रशासन की अवधारणा बताइए। विकास प्रशासन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, उसको डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो किस प्रकार विकास किया जाए, विकास में किन किन लोगों की भूमिका होती है, विकास का कैसे कैसे विकास किया जाता है, कैसे समाज के वंचित तबकों को, पिछड़े तबकों को कैसे विकास की सीढ़ी में लाया जा सकता है, ये हमें यहाँ पे ये बताना है। नेक्स्ट, भाग व्यापार में प्रत्यायोजन की महत्व की विवेचना कीजिए। अभी प्रत्यायोजन को हम इंग्लिश में देखते हैं तो डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन दोस्तों, डेलीगेशन को प्रतिनिधि मंडल के रूप में अपन बता सकते हैं। प्रतिनिधि मंडल के रूप में जाते हैं, अपने जो लोग प्रतिनिधि मंडल बनाकर भेजते हैं उनके विचारों को जो भी सरकार है, संगठन है, उनके सामने रखते हैं। इनका नागरिक समाज में, मजदूरों में, महिलाओं में, दलितों में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, उनके अधिकारों की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 की मुख्य विशेषताएं। दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011, राजस्थान दूसरा ऐसा राज्य बना जिसने लोक सेवा गारंटी अधिनियम पारित किया। तो सबसे पहले इसकी प्रमुख विशेषता की बात करते थे। इसमें 18 विभागों की 153 सेवाओं के बारे में सूचना प्राप्त करने की गारंटी का अधिकार दिया गया है। दूसरा, अगर इसमें सभी विभागों में एक लोक सूचना अधिकारी बनाना होगा और लोक सूचना अधिकारी जनता को सूचना देगा। अगर वह सूचना नहीं देता है तो उसकी अपील की जा सकती है। अगर अपील में दोषी पाया जाता है तो उस पर 500 से लेकर 5000 तक का जुर्माना किया जा सकता है, या 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से ये जुर्माना होगा। नेक्स्ट है, और इसके और विशेषता की बात करते हैं तो इसमें और एक दो विशेषताएं और है, जैसे कि भाई इसमें सूचना देना अनिवार्य हो गई, अगर नहीं देते हैं तो उसको जुर्माना, उस अधिकारी से जुर्माना लिया जाएगा। और इसको सशक्त बनाने के लिए राजस्थान जन सुनवाई अधिकार अधिनियम 2012 बनाया गया है, जो इसको और सशक्त बनाता है। नेक्स्ट, तहसील का प्राय लघु जिला क्यों कहा जाता है। तो ये जिला प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें तहसील को प्राय लघु जिला क्यों कहा जाता है। तहसील को लघु जिला इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक जिले को कई उपखंडों में बांट दिया जाता है और फिर उपखंड को 1 या 2 तहसीलों में बांट दिया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उपखंड में एक तरह से उपखंड में जैसे जिला कलेक्टर होता है उसी प्रकार से जो तहसील होती है उसमें एक तहसीलदार होता है जिसके पास न्यायिक और कार्यपालिका की शक्ति होती है, भू राजस्व से संबंधित शक्ति होती है, प्रशासन से संबंधित बहुत सारी शक्ति होती है। साथ ही जैसे जिले में एसपी होता है उसी प्रकार से तहसील में जो तहसील के आसपास जो थाने होते हैं उनमें थाना अध्यक्ष होता है और वो कानून प्रशासन की जिम्मेदारी संभालते हैं। और जनता के पास प्रत्यक्ष रूप से जनता से संबंधित होते हैं तहसील कार्यालय होता है। अगर जनता कई बार जिला कलेक्टर तक नहीं पहुंच पाती है तो तहसील प्रशासन तक जल्दी पहुंच पाते हैं। इसे लघु जिला कहा जाता है कि वही जो शक्तियाँ जिला प्रशासन को पूरे जिले में प्राप्त होती है वह शक्तियाँ ही एक तहसील प्रशासन को प्राप्त होती है। नेक्स्ट,
वे कौन से कारक हैं जो नियंत्रण के क्षेत्र को निर्धारण करते हैं? व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ द डिटरमाइन द स्पैन ऑफ कंट्रोल? ये भी प्रबंधन से संबंधित क्वेश्चन है। सिविल सेवा में सच्चरित्रता से आप क्या समझते हैं? इंटीग्रिटी को सत्यनिष्ठा, हिंदी में सत्यनिष्ठा भी होता है, इसके लिए सच्चरित्रता भी होती है। सबसे पहली बात ये कहती है कि इससे आप क्या समझते हैं। सबसे पहली बात है सत्यनिष्ठा का मतलब ये हो गया कि जनता के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करना। हर सिविल सेवक करते हुए जनता के हित में ध्यान में रखते हुए कार्य करना, संविधान को ध्यान में रखते हुए कार्य करना, न कि अपने निजी स्वार्थों, अपने रिश्तेदारों के लाभ को ध्यान में रखते हुए न कार्य करते हुए सत्यनिष्ठा बनाए रखी जा सकती है। तो सत्यनिष्ठा का मेन अभिप्राय क्या हो गया कि जनता के हित को ध्यान में रखते हुए, संविधान को ध्यान में रखते हुए कार्य करना, न कि अपने निजी लाभ में, अपने रिश्तेदारों के लाभ में कार्य करना। ये सत्यनिष्ठा की परिभाषा। नेक्स्ट भाग सी पर हम आ गया। राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की स्थिति एवं भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। दोस्तों, मुख्यमंत्री की क्या भूमिका होती है वह हमें यहाँ पे बतानी है। तो सबसे पहली बातें करते हैं मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है और वह राजस्थान में प्रशासन का मुखिया होता है। राज्य में प्रशासन का मुख्यमंत्री होता है। पूरा प्रशासन उसके इर्द गिर्द घूमता है। जो भूमिका केंद्र में प्रधानमंत्री की है वही भूमिका राज्य में मुख्यमंत्री की होती है। तो इसकी भूमिका की बात करते हैं तो सबसे पहले बात होती है सरकार का मुखिया होने के नाते सरकार का जो भी निर्णय होता है उसमें इसकी प्रमुख भूमिका होती है। राज्य सरकार का मुखिया होता है। इसी प्रकार से राज्य सरकार का सर्वोच्च प्रवक्ता होता है। जो उसकी बात कही जाती है वह निर्णय लागू होते हैं। कैबिनेट का मुख्य होने के नाते सभी प्रकार के निर्णय उसके द्वारा लिए जाते हैं और मंत्रिपरिषद की जो भी सूचनाएं होती है वह राज्यपाल के पास पहुंचाते हैं। राज्यपाल की स्थिति काफ़ी स्ट्रांग है और उसकी भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ये हमें यहाँ पे पूरा इसका विवरण लिखना है। जो भी कार्य उसके द्वारा किए जाते हैं कि वह राज्यपाल संबंध में उसके क्या दायित्व हैं। विधानसभा में वह बजट को भी रखता है, जैसे अगर वित्त मंत्री होता बजट को रखता है और विपक्ष के सवालों का जवाब देता है। जो भी सारी भूमिका है वो हमें यहाँ पे लिखनी है। नेक्स्ट 10 नंबर वाले क्वेश्चन में ही दोनों उन पद्धतियों का निरूपण कीजिए जिसके माध्यम से संसद लोक प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि भाई कार्यपालिका पर संसद किस प्रकार नियंत्रण रखती है। सबसे पहले तो बात यह है कि बजट के माध्यम से बजट की स्वीकृति कौन देता है? सिर्फ बजट की स्वीकृति संसद देती है। इसके अलावा बजट की स्वीकृति में विभागीय समितियाँ होती है जो जांच करती है कि किस प्रकार बजट कितना चाहिए, कितना बजट पास करना है। ये सारा काम विभागीय समितियों द्वारा देखा जाता है। नेक्स्ट बात यह कि एक रिपोर्ट होती है जो कि सभी राज्यों से सभी राज्यों में केंद्र का जो प्रशासन होता है उसने कैसे कैसे पैसे खर्च किया, कैसे कैसे यूज किए हैं, उसके जो रिपोर्ट बनाई जाती है उसको संसद में रखा जाता है और संसद उस पर बहस करती है। इसके अलावा संसद के जो भी अधिकार, कानून, विशेष अधिकार होते हैं उनका पालन प्रशासन को करना ही होता है और विधायी कानून बनाकर प्रशासन को नियंत्रण कर सकते हैं संसद। नेक्स्ट नियामकीय प्रशासन तथा विकास प्रशासन में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन लोक प्रबंधन से है और इसको लोग जिसने पब्लिक गाइड को अच्छी तरह पढ़ा हुआ आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है सुकरात के अनुसार सद्गुण को परिभाषित कीजिए। सुकरात के अनुसार सद्गुण वो होता है कि जो निरंतर विकसित किया जाता है और जो एक विद्वान व्यक्ति को ही सद्गुण प्राप्त हो सकता है। यह सुकरात की
परिभाषा है और आप जो दार्शनिक पढ़ेंगे इसका आराम से बता सकते हैं। संकल्प स्वातंत्र्य का अर्थ क्या है? फ्रीडम ऑफ विल, यानी कि फ्रीडम ऑफ विल का मतलब हो गया अपनी इच्छाओं की, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना, अपने विचारों के किसी प्रकार का प्रतिबंध न होना। रूसो ने फ्रीडम ऑफ विल की अवधारणा ये दी थी कि इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए, व्यक्ति जंजीरों से जकड़ा हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्तव्य पद को परिभाषित कीजिए। कर्तव्य, डिफाइन द टर्म ड्यूटी। सबसे पहली बात यह है कि भाई ड्यूटी को परिभाषित करने की बात यह है कि भाई ड्यूटी किस प्रकार ड्यूटी निभाई जा रही है, क्या कर्तव्य है और उन कर्तव्यों को किस प्रकार पालन किया जाना चाहिए, यह संबंधित है। गीता के अनुसार परधर्म का स्पष्ट कीजिए, यानी कि जो कर्म निर्दिष्ट किया गया उस कर्म का पालन करना परधर्म होता है। और स्पष्ट परिभाषा प्रशासन के संबंधित अवधारणा देखेंगे। उसमें नैतिक अधिकारों कानूनी अधिकारों में क्या अंतर? सबसे पहली बात है नैतिक अधिकार बाध्य नहीं होते और कानूनी अधिकार बाध्य होते हैं, उनका पालन करना ही होता है। नैतिक अधिकारों का विकास है, नैतिक अधिकारों के विकास जन्म के साथ ही नहीं होता, धीरे धीरे इनको विकास धीरे धीरे समय के साथ विकास होता है। दूसरा, जो कानूनी अधिकार होते हैं वह किसी भी कानून से प्राप्त होते हैं, और भी इसको आराम डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है, गीता की लोक संग्रह की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। गीता में जो लोक संग्रह की अवधारणा दी गई है उस अवधारणा को हमें यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट है, शुभ संकल्प पर कांट के दृष्टिकोण को लिखिए। कांट ने जो शुभ संकल्प का जो दृष्टिकोण दिया है उसको हमें शॉर्ट में यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट, संवेदनात्मक बुद्धि क्या है? संवेदनात्मक बुद्धि क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी जो कोग्निटिव व्यक्ति की जो कोग्निटिव यानी संवेदनात्मक जो बुद्धि होती है, तुरंत उसके जैसे कोई बोलता है उसके विचारों को भाप लेने की शक्ति और उनके विचारों को परिवर्तन करने की शक्ति, दूसरे लोगों को प्रभावित करने की शक्ति संवेदनात्मक बुद्धिमत्ता कहलाती है। हीरोज ऑफ थेनोटोस से आपका समझते हैं। ये लोग संबंधित अंतर्मुखी बहिर्मुखी व्यक्तित्व की व्याख्या कीजिए। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व की व्याख्या कीजिए। तो अंतर्मुखी होता है ज़्यादा खुला हुआ नहीं होता, बहिर्मुखी होता है जो खुला होता है और उसके जल्दी व निर्णय लेने में समर्थ होता है। सामान्य अनुकूलन संरक्षण की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट, आत्मसिद्धि से आप क्या समझते हैं? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट, सकारात्मक स्वास्थ्य और खुशहाली से आप क्या समझते हैं? सकारात्मक स्वास्थ्य और खुशहाली से आप क्या समझते हैं? हमें यहाँ पे ये बताना है। ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह होता है उनके बारे में यहाँ पे उसके बारे में आप बताना। नेक्स्ट, व्यक्तित्व मूल्यांकन की प्रक्षेपण विधि की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट। नेक्स्ट, सामने द्वारा परिभाषित आधिपत्य कब्जे के दो तत्वों को लिखिए। सामने द्वारा जो कब्जे के दो स्वामित्व के दो तत्वों के बारे में यहाँ पे लिखना। नेक्स्ट, बौद्धिक संपदा अधिकार के कुछ 4 प्रकार लिखिए। IPR जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क ट्रेड सेक्रेट हो गया, और एक और लिखना जैसे DI टैग हो गया। ठीक। नेक्स्ट, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत बालकों ने जो 12 वर्ष से कम की आयु के होते हैं उनको इस अधिनियम में बालिका के प्रभाषा में रखा गया। उनका संरक्षण करना, उनको किसी प्रकार के गलत धंधे में नहीं झोंकना। यहाँ बताइए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत किसको अतिचारी माना जाता है? राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत किसको अतिचारी माना जाता है? ये यहाँ बताना। घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत व्यक्ति से आप क्या सब तात्पर्य है? नेक्स्ट है
10 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत कोई 5 प्रकार की भूमि बताइए जिन पर खातेदारी अधिकार उत्पन्न नहीं होते। जिस पर खातेदारी नहीं की जा सकती वह 5 प्रकार की भूमि यहाँ पे बतानी है। नेक्स्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत कंप्यूटर शब्द को परिभाषित कीजिए। ये इसी प्रकार ये पेपर पूरा होता है। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।